नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल RKTC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में आज हम लोग पार्ट 10 लेकर के आए हैं और पार्ट 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वलाइजर रिंग फॉर लैप वुंड आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स इन डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स में हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या है पहला प्रॉब्लम, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कहने का मतलब हो गया कि ये देखिए छोटा सा डीसी मशीन यहाँ पे बनाया हुआ है, तो देखेंगे आप आर्मेचर पर फ्लक्स डेंसिटी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन ये जो गैप है, ठीक है, बिटवीन टू पोल्स, ये गैप ये गैप ये गैप, ये सब गैप्स पर आपका फ्लक्स डेंसिटी थोड़ा सा कम होता है। यानी बीच में फ्लक्स डेंसिटी अच्छा रहता है और साइड साइड में ये सब जो गैप है वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी आपका कम होता है, और इस तरह से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एयर गैप बिटवीन पोल्स एंड आर्मेचर आर नॉट एक्यूरेटली सेम। यानी ये देखिए ये जो एयर गैप देख रहे हैं बिटवीन पोल फेस एंड आर्मेचर, वो सब जगह एक्यूरेटली मेंटेन नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ जितना एयर गैप है और यहाँ का एयर गैप आप देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस मिलेगा। ठीक है, तो एयर गैप बिटवीन पोल फेस एंड आर्मेचर आर एक्यूरेटली नॉट सेम। ठीक है, थोड़ा सा उसमें एरर रहता है। फिर क्या है, मैग्नेटिक पोल मटेरियल्स आर नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पोल के लिए जो मटेरियल्स हम चूज करते हैं, जैसे N1 के लिए, S1 के लिए, चाहे N2 के लिए, S2 के लिए, ये सब जो पोल मटेरियल है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला नहीं होता है। तो ये सब जो तीन प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या प्रभाव होगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ऑफ कॉइल्स अंडर सिमिलर पोल्स आर नॉट सेम। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ देखिए एक कॉइल L है और एक कॉइल F है, दोनों सिमिलर कंडीशंस पर है। ठीक है, इस पर देखिए N1 S1 का इफेक्ट है और इस पर देखिए N2 S2 का इफेक्ट है, यानी दोनों सिमिलर कंडीशंस पर है। बट ये दोनों का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट होगा उसमें कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेगा। अर्थात ठीक है, यहाँ का ईएमएफ अगर आप EL कहते हैं और यहाँ का ईएमएफ अगर आप EF कहते हैं, ठीक है, देखिए L और F आपका कॉइल का नाम है। इन दैट केस इसका ईएमएफ EL हो गया, इसका ईएमएफ EF हो गया, तो ये दोनों ईएमएफ में आपको डिफरेंसेस मिलेगा। अब हम मान लेते हैं कि EL इज ग्रेटर देन EF, इन दैट केस क्या होगा, IL इज ग्रेटर देन IF हो जाएगा। जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, करंट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से EMF में डिफरेंसेस होता है और ये केस हम मान लिए हैं। हम मान रहे हैं कि EL बड़ा है, इन दैट केस IL भी आपका बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक तो हो गया हम लोगों का इंड्यूस्ड EMF एंड करंट ऑफ कॉइल्स अंडर सिमिलर पोल्स आर नॉट सेम, ये हम लोग देख लिए। ठीक है, अब क्या होगा फॉर लैप वुंड, ठीक है, आर्मेचर, ठीक है, करंट शेयरिंग बाय ब्रशेस विल बी अनइक्वल। अब इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ देख लीजिए एक लैप वुंड आर्मेचर का इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे हम लोग जो है बनाए हैं। तो अभी आप देख लीजिए हम जो है IL को बड़ा मान रहे थे, IF को छोटा मान रहे थे। तो चलिए यहाँ पे दिखा दीजिए L और F का सिचुएशन कुछ इस तरह से मान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 4 एम्पियर शेयर कर रहा है और ये 6 एम्पियर शेयर कर रहा है, और बाद बाकी दो पाथ पर आप 5 एम्पियर आप कंसीडर किए हैं। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर आके आएंगे तो ब्रश A पर आपको 9 एम्पियर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आकर के देखेंगे ब्रश B पर देखेंगे तो आपको 11 एम्पियर मिलेगा। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे ब्रश D पर देखेंगे तो आपको 5 और 4 9 एम्पियर मिलेगा, और वहीं ब्रश C पर देखेंगे तो आपको 6 और 5 11 एम्पियर मिलेगा। इन दैट केस अगर आप देखेंगे तो ब्रश B और ब्रश C पर क्या है, ओवर करंट शेयरिंग मिल रहा है, और उसी वजह से क्या होगा, जो ब्रशेस B और C है उस पर ओवर हीटिंग का केस होगा और स्पार्किंग जो है आपको ज़्यादा मिलेगा, जो कम्यूटेटर के हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, फॉर लैप वुंड आर्मेचर करंट शेयरिंग बाय ब्रशेस विल बी अनइक्वल। देख लीजिए यहाँ का करंट शेयरिंग और यहाँ का करंट शेयरिंग अनइक्वल है। ठीक है, बराबर नहीं है, और जो ब्रश ज़्यादा करंट शेयरिंग करता है उस पर ज़्यादा ओवर हीटिंग होता है और ज़्यादा स्पार्किंग मिलता है, जो कम्यूटेटर के लिए सही नहीं है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट कि अगला रिजल्ट हमको क्या मिलता है, ब्रशेस शेयर्स मोर करंट आर सब्जेक्टेड टू ओवर हीटिंग एंड स्पार्किंग। ठीक है, जो चीज़ हम बता चुके हैं कि जिस ब्रश पर करंट शेयरिंग आपको ज़्यादा मिलेगा वो ज़्यादा ओवर हीट होगा और उस पर स्पार्किंग भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स था और उस प्रॉब्लम्स का क्या रिजल्ट आता है लैप वुंड आर्मेचर के लिए वो हम यहाँ पे देख लिए। तो अब हम लोगों का क्या है कि जो ब्रश पर अनइक्वल करंट शेयरिंग हो रहा है वो मशीन के हेल्थ के लिए हानिकारक है, मशीन के लिए वो डैमेजिंग इफेक्ट लेकर के आता है। ठीक है, तो अब ब्रश का जो करंट शेयरिंग है उसको किस तरह से इक्वल किया जाए उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रश के करंट को इक्वलाइज करने के लिए खास करके लैप वुंड आर्मेचर पर हम लोग इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्वलाइजर रिंग किस तरह से ब्रश के करंट को इक्वलाइज करने में हमारी मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है
कॉइल L और कॉइल F, इस पर एक रिंग कनेक्शन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे किया हुआ है, ये फिगर की वजह से इसको यहाँ टेढ़ा किए हैं, इस तरह से एक रिंग कनेक्शन दे दिए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वलाइजर रिंग। इस तरह से आप कनेक्ट कर दिए हैं। एक्चुअली आपको गोल दिखेगा, ये फिगर की वजह से यहाँ पे टेढ़ा करना पड़ा है। अब इसको यहाँ तो समझ गए कि एक इक्वलाइजर रिंग दे देते हैं, तो इसको हम लोग इस इक्विवेलेंट सर्किट पर कैसे समझेंगे, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे ले लीजिए, इस तरह का जो है आपको एक कनेक्शन प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो ऐसे मिलेगा, और अगर आर्मेचर पर देखेंगे तो इस तरह से आपको एक रिंग दिखेगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये 6 एम्पेयर जा रहा है। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका EL है ये थोड़ा सा ज़्यादा है और EF जो है वो थोड़ा सा कम है। मैंने बताया था EL को बड़ा माना था, EF को छोटा माना था। इन दैट केस इधर आपका हायर पोटेंशियल हो रहा है, इधर आपका लोअर पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपको एक करंट प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि 1 एम्पेयर आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 6 एम्पेयर जा रहा है, 1 एम्पेयर इधर आ गया, तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, 5 एम्पेयर मिलेगा। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ, देखिए इधर से आपको 1 एम्पेयर मिल रहा है और इधर से आपको 4 एम्पेयर जा रहा है, तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, 5 एम्पेयर मिलेगा। तो अब देखिए क्या होगा परिणाम कि इधर से 5 एम्पेयर, इधर से 5 एम्पेयर, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, 10 एम्पेयर मिल जाएगा। फिर इधर देखिए, यहाँ पे देखिए इधर से 5 एम्पेयर और इधर से आपका जो है 5 एम्पेयर, तो यहाँ भी आपका 10 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, और टोटल आपका 20 एम्पेयर तो मेंटेन है। और इस तरह से देखिएगा कि मैंने यहाँ पे एक इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग किया है, और उस इक्वलाइजर रिंग की वजह से जो है, ठीक है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ब्रश A और B पर जो है करंट आपका इक्वलाइज हो चुका है। ठीक है, इस साइड देखिए A और B पर जो है इक्वलाइज हो चुका है, इस साइड आपका इक्वलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि इक्वलाइजर रिंग अगर आप लगाते हैं तो ब्रश करंट इक्वलाइज करने में आपको मदद मिलता है। ठीक है, अगर आपको 100% करंट इक्वलाइजेशन चाहिए, ठीक है, 100% करंट इक्वलाइजेशन चाहिए एट दी ब्रशेस, तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स आपको यूज़ करना होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स कितना होता है उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल साइड्स बटा पेयर ऑफ पोल्स। ये फॉर्मूला है जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स का प्रयोग करते हुए आप ब्रशेस पर जो है 100% करंट इक्वलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको समझ लेते हैं। कॉइल साइड्स किसको कहते हैं, जैसे आप ये बनाए हैं, एक कॉइल बनाए हैं, ठीक है, ये सिंगल टर्न कॉइल है। ठीक है, तो ये इसको आप कॉइल साइड कहिए। ठीक है, जिसको आप कंडक्टर भी कह सकते हैं। और पेयर ऑफ पोल्स क्या होता है, तो पेयर ऑफ पोल्स जो होगा इक्वल टू नंबर ऑफ पोल डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये पेयर ऑफ पोल्स हो गया। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड्स। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए या काउंट कर लीजिए और पेयर ऑफ पोल से भागा कर दीजिए, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स यूज़ करने पर ब्रशेस पर करंट इक्वलाइजेशन आपका परफेक्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स का प्रयोग करने पर मशीन कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हो जाता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बड़े मशीन्स पर मैक्सिमम 20 इक्वलाइजर रिंग्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज जो है छोटे मशीन्स के लिए या छोटे डीसी मशीन्स के लिए जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स है उसका 25% जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा बेहतर करंट इक्वलाइजेशन आपको मशीन पर प्राप्त हो। अब एक चीज़ और देख लेंगे यहाँ पे कि जो कनेक्शंस है, ठीक है, जैसे इक्वलाइजर रिंग का कनेक्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कनेक्शंस आप देख रहे हैं वो कहाँ कहाँ होगा, उसका दूरी क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये देख लीजिए, जो एक पोल है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इसके बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं, YP। तो यहाँ भी एक पोल पिच, यहाँ भी एक पोल पिच, यहाँ भी एक पोल पिच, यहाँ भी एक पोल पिच। ठीक है, तो पोल पिच जो है हम लोग 2 पोल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। ठीक है, YP से डिनोट करते हैं, और ये मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स
या फिर इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स या फिर इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है, आप YP को मेजर कर सकते हैं। क्लियर। तो जो दो कनेक्शंस यहाँ दिखाए हैं उसका दूरी क्या होगा, तो दूरी ये है, देखिए ये जो दो कनेक्शंस का दूरी अगर आप यहाँ से यहाँ चेक कीजिएगा तो ये आपको 2 पोल पिच मिलेगा, 2YP आपको प्राप्त होता है। तो इक्वलाइजर रिंग का जो है दो कंसेक्यूटिव कनेक्शंस जो होता है वो क्या होता है, 2 पोल पिच अपार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग एक सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग बनाए हैं जिसके लिए आर्मेचर कोर पर स्लॉट्स 12 है, आर्मेचर कॉइल्स भी 12 है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स भी 12 है और पोल का संख्या 4 है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग को जो है बनाने का प्रयास किया है, जिसमें पोल्स को भी जो है N1 S1 N2 S2 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं एक सॉलिड के साथ एक जो डॉटेड कंडक्टर है ये एक स्लॉट को रिप्रेजेंट करता है जिस पर 2 कंडक्टर है, और इस तरह से यहाँ पे एक स्लॉट ये, दूसरा स्लॉट ये, तीसरा स्लॉट ये, चौथा स्लॉट ये, 5वां स्लॉट ये, इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे 12 स्लॉट पर जो है 24 कंडक्टर रखा गया है डबल लेयर में, टॉप और बॉटम के रूप में। ठीक है, जो सॉलिड लाइन दिख रहा है ये टॉप कंडक्टर है, जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वो बॉटम कंडक्टर है। ठीक है, अब देख लीजिए कम्यूटेटर सेगमेंट भी आपको 12 रखा गया है जिसमें 4 ब्रशेस जो है यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ब्रश 1 और 7 को मिला करके एक टर्मिनल बना हुआ है, ब्रश 4 और 10 को मिला करके एक टर्मिनल बना हुआ है। इस तरह से फाइनली 2 टर्मिनल यहाँ आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो फॉर जनरेटर यहाँ से आप DC सप्लाई प्राप्त करेंगे और फॉर मोटर DC मोटर यहाँ से आप DC सप्लाई अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे जो है ये सब जो लाइंस दिख रहा है वो इक्वलाइजर रिंग्स का जो है लाइन है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 इक्वलाइजर रिंग लेकर के हमने जो है 6 कॉइल्स का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है। टोटल कॉइल्स हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक एक कॉइल्स छोड़ करके आपको इक्वलाइजर रिंग का कनेक्शन आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ कनेक्शन है इक्वलाइजर रिंग का, यहाँ कनेक्शन इक्वलाइजर रिंग का, लेकिन यहाँ गैप है, तो एक एक कॉइल का गैप करते हुए आप इक्वलाइजर रिंग का कनेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि 50% आर्मेचर कॉइल्स जो है वो आपको इक्वलाइजर रिंग के साथ जुड़ रहा है। तो इस तरह का जो हमारा लैप वुंड आर्मेचर होगा या लैप वुंड आर्मेचर वाइंडिंग होगा उसको हम लोग 50% इक्वलाइज्ड लैप वुंड आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इक्वलाइजर रिंग्स और 3 ले लेते हैं। ठीक है, यानी टोटल इक्वलाइजर रिंग्स जो हमारा 6 हो जाता। इन दैट केस जो है सारे कॉइल्स जो है यानी 12 कॉइल्स का जो है बैक कनेक्शन आपको हो जाता है, किसके साथ, इक्वलाइजर रिंग के साथ हो जाता। इन दैट केस उस तरह का जो लैप वुंड आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसको कहते हैं हम लोग 100% इक्वलाइज्ड आर्मेचर वाइंडिंग। लेकिन क्या होता है 100% इक्वलाइज्ड आर्मेचर वाइंडिंग के साथ क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए 100% इक्वलाइज्ड ठीक है लैप वुंड आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। मोस्टली इस तरह का केस जो है यूज़ करते हैं, यानी आप 50% इक्वलाइज्ड आर्मेचर वाइंडिंग ठीक है या 50% इक्वलाइज्ड लैप वुंड आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग करके ब्रशेस पर करंट को इक्वलाइज करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस तरह से मोर इक्वलाइज्ड ब्रश करंट आपको प्राप्त होता है और इससे स्पार्किंग इफेक्ट जो है ड्यूरिंग द ऑपरेशन रिड्यूस होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।